अगेन वेलकम टू अनअकैडमी मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं सुचित शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। होपफुली आप सभी लोगों को सबसे पहले मेरी ऑडियो और वीडियो प्रॉपर अच्छे तरीके से आ रही होगी। एक बार जितने भी सभी लोग लाइव हो एक बार जल्दी से मुझे बताइए सबसे पहले कि मैं क्या ऑडियो और मेरी वीडियो प्रॉपर तरीके से आ रही, प्रॉपर तरीके से मैं विजिबल हूँ, क्योंकि कंटेंट काफी बेहतरीन काफी शानदार मैं आप सभी के बीच में लेके आया हूँ। सो एक बार जल्दी से मुझे बताइए कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों, क्या मेरी ऑडियो वीडियो प्रॉपर तरीके से आ रही है? सभी लोग मुझे बताइए, जल्दी से बताइए फास्ट। ओके, वेट फॉर अ सेकेंड, शायद मैं लाइव नहीं हुआ हूं। ओके, बिल्कुल 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 मैं लाइव हूं, कोई दिक्कत नहीं है। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। मैं बिल्कुल लाइव हूं, कोई दिक्कत और कोई परेशानी तो नहीं है ना? जल्दी से मुझे बताइए फास्ट। सो अगेन वेलकम टू अनअकैडमी मेरे प्यारे दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है, अनअकैडमी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अगर हम सभी लोग अनअकैडमी के साथ जुड़ते हैं तो हमें बहुत सारे कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, बट उन सभी चीज को डिस्कस करने से पहले मैं आप सभी लोगों को मैं आपको अपने बारे में एक इंट्रोडक्शन दूंगा। जैसा कि अगर आप सभी को पता है कि छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट मी एंड माई सेल्फ। माय नेम इज सुचित शुक्ला। आई हैव डन मास्टर्स इन कॉमर्स from VBSPU. I already have more than 7 years of experience in teaching field as a accounts and economics faculty. अगर हम लोग आगे बात करें, आज का जो टॉपिक है वो प्यारे दोस्तों क्या है बोलो, हमारा 5 ईयर प्लान है। आज का जो टॉपिक है वो काफी शानदार टॉपिक है। सो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के टॉपिक में हम सभी लोग काफी इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस करेंगे। जितने भी सभी लोग लाइव, एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो। कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों, जितने भी सभी लोग लाइव, एक बार जल्दी से वीडियो को मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से शेयर कर दो, जिससे कि मैं आप सभी लोगों को एक बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी लोगों को एक अच्छे तरीके से मैं कंटेंट पढ़ा सकूं। सो स्टार्ट करें, मुझे जल्दी से बताइए, फास्ट बताइए, कम ऑन। ओके, सो अब हम लोग डिस्कस करते हैं 5 ईयर प्लान्स। तो 5 ईयर प्लान्स डिस्कस करेंगे। सो 5 ईयर प्लान्स होता क्या है, ये मैंने आपको कल की क्लास में, मैंने होपफुली आपको मैंने कल की क्लास में 5 5 ईयर प्लान्स मैंने पढ़ाया था। मैं उम्मीद और आशा करता हूँ आपको पांचों 5 ईयर प्लान समझ में आया होगा, जरा सा भी कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं होगी। हम एक एक करके पहले हम लोग रिकैप करेंगे 5 ईयर प्लान्स को, फिर हम लोग इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, अगर हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम लोग बात करें, देखो ध्यान से कि 5 ईयर प्लान्स की, तो मैंने 5 ईयर प्लान्स के बारे में मैंने कुछ बेसिक्स बताए थे जो कि आप सभी लोगों को समझना है। बट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट अनअकैडमी। जैसा कि आप सभी को पता है, अनअकैडमी अनअकैडमी पे हमारे पास प्लस आइकॉनिक 2 वेरिएंट में हमारे पास सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। अगर हम लोग बात करें अनअकैडमी के साथ, अगर आप लोग जुड़ते हैं तो आपको पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट की गाइडेंस के साथ टेस्ट का प्रॉपर तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। ये हमारे पास प्लस आइकॉनिक 2 वेरिएंट में हमारे पास सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। सो प्लस आइकॉनिक 2 वेरिएंट में हमारे पास सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। अगर आप सभी लोग सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, सबसे पहले अगर आप प्लस का लेना चाहते हैं तो आपको 20,000 का कोर्स पड़ेगा। मगर ये जो कोड है SUCHIT10, अगर आप इस कोड को इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। और जो 20,000 का जो कोर्स है उस पर आपको 2,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट के साथ आपको यही कोर्स 18,000 का पड़ेगा। इस तरीके से हमारे पास एक कोर्स है 50,000 का जो कि आइकॉनिक में है। आइकॉनिक में 50,000 का कोर्स है, मगर ये जो कोड है, अगर आप इस कोड को इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। और 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट से यही कोर्स आपको 45,000 का ये कोर्स पड़ेगा। अगर हम लोग आगे बात करें तो हमारे पास ये प्लस आइकॉनिक 2 वेरिएंट में हमारे पास सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। ये हमारे पास टॉप फैकल्टीज के कुछ बैचेस आए हुए हैं, जो कि लक्ष्य बैच है, जो कि टारगेट JRF बैच है पेपर 1 के लिए। आप सभी लोग इस पेपर 1 की काफी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। देख सकते हैं हमारे पास टारगेट JRF जो कि पेपर 2 कॉमर्स के लिए भी है। तो आप सभी लोग बिल्कुल कोड यूज कर सकते हैं। कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने से पहले आप इस कोड को जरूर इस्तेमाल करें, जिस कोड का नाम है SUCHIT और 10। अगर आप इस कोड को इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट आप सभी को देखने को मिलेगा। बोलो मेरे साथ आए ना? सो बक्स बाउंटी भी है, अगर कोई भी इनअप्रोप्रिएट अगर कोई कंटेंट पाया जाता है तो आप लोग रिपोर्ट करके मैक्सिमम से मैक्सिमम प्राइस भी जीत सकते हैं। सो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है जैसा कि आप सभी को पता है कि आज की क्लास में हम काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को करने वाले हैं। सो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे पास 5 ईयर प्लान, तो उसी के रिगार्डिंग में अगर मैं स्पेशल क्लास के फीचर्स की बात करूं, सो स्पेशल क्लास के कुछ फीचर्स हैं, आइए डिस्कस कर लेते हैं। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होगा, पोस्ट लर्नर, रेज हैंड, नेवर मिस अ क्लास, लेक्चर नोट्स और एनी टाइम एनीवेयर रह के आप लोग वीडियो को भी एक्सेस पा सकते हैं। सो ये हमारे पास अपकमिंग स्पेशल क्लासेस है, जिसमें हम सब लोग स्पेशल क्लासेस को एक बार आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करके NT UGC नेट कैटेगरी में।
और अगर हम लोग बात करें रिकॉर्डेड स्पेशल क्लास भी हमारे पास जो कि है, ये मेरी प्रोफाइल, आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं इसको देख के। सो अगर हम लोग बात करें आगे, सो 5 ईयर प्लान्स को हम लोग बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं अभी। सो जितने भी सभी लोग लाइव हो, एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो। कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से जितने भी सभी लोग लाइव हो, क्योंकि आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो क्योंकि कंटेंट काफी बेहतरीन होने वाला है। राइट, सो क्या क्लास को स्टार्ट करें? सभी लोग रेडी हैं? जल्दी से मुझे बताइए, क्लास को स्टार्ट किया जाए? सभी लोग रेडी हैं? बोलो हाँ या ना। ओके, सो एक बेहतरीन सी क्लास जो है आप सभी के बीच में, जो कि मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूं, तो हम लोग अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, हमने अब क्लास में 5 ईयर प्लान्स पढ़ना है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, 5 ईयर प्लान्स के बारे में आप सभी को पढ़ा था। तो 5 ईयर प्लान जो होता है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो आया था हमारा, वो कब आया था बताइए? 1951 से लेके 1956 तक आया था। तो उस फर्स्ट 5 ईयर प्लान का एक मेन मोटिव क्या था कि एग्रीकल्चर सेक्टर को स्ट्रेंथन देना, एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करना। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करना या एग्रीकल्चर सेक्टर को स्ट्रेंथन देना ही हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान का एक मेन मोटिव रहा है, जो कि लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू जी के लीडरशिप में आया था। और अगर हम लोग बात करें फर्स्ट 5 ईयर प्लान की, सबसे खास बात ये थी कि जो हमने टारगेट किया था ना, टारगेट अराउंड हमने किया था 3.6%, और हमने अचीव जो किया था वो हमने हालांकि 2.1% ही हम लोग, सॉरी 2.1% हमने टारगेट किया था, मगर अचीव कितना किया था बोलो? हमने 3.6% हमने अचीव किया। अगेन रिपीट, टारगेट हमने ये अचीव किया था कि एग्रीकल्चर सेक्टर को हम लोग 2.1% से हम लोग ग्रोथ करेंगे और या उसमें स्ट्रेंथन देंगे, मगर हमने अचीव जो किया वो 3.6% के लिए किया। और ये जो मॉडल जो था वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का, वो हैरा-डॉमर मॉडल पे बेस्ड था। और इसके बाद भी अगर हम लोग बात करें, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में 5 IITs जो है वो क्या हुए बोले? जल्दी से सेटअप हुए। सेकंड 5 ईयर प्लान जो था हमारे पास पीसी महालोबेस का मॉडल था, जिसमें हम लोगों ने काफी ज्यादा जोर दिया, काफी ज्यादा जो स्ट्रेस दिया वो एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए। हमारा जो मेन फोकस रहा था माय डियर स्टूडेंट्स, वो था कि हम कैसे इंडस्ट्री सेक्टर को, कैसे हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर को क्या कर सके बोलो? मोर ज्यादा से ज्यादा फोकस, स्ट्रेस दे सके, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री सेक्टर को हम लोग डेवलप कर सके। ये सबसे बड़ा मेरा मेन और प्राइमरी फोकस रहा था किसमें बोलो? सेकंड 5 ईयर प्लान में। और इसका जो ड्यूरेशन जो रहा था 1956 से लेकर 1961 तक था, जो कि अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू जी। और मैंने आपको जैसा कि बताया कि एक मॉडल बेस्ड था हमारे पास पीसी महालोबेस का, और जो मेन फोकस था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। मगर इसका जो कुछ खास बात यह है कि 4.5% का हमारा जो ग्रोथ रेट था, ये हमने एक टारगेट किया था, मगर हम लोग अचीव कर पाए थे ओनली 4.27%। 4.5% का हमारे पास टारगेट ग्रोथ रेट था, मगर हम लोगों ने अचीव किया था 4.27%। बोलो हाँ है ना। और अगर हम लोग बात करें, बातों को बहुत ध्यान से समझना, बहुत सारे जितने भी जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इस प्लान्स को उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया था, और क्रिटिसाइज करने के बाद ये इसलिए क्रिटिसाइज किया था क्योंकि उनको 1957 में इस वजह से इंडिया को पेमेंट का क्राइसिस देखने को मिला। पेमेंट का क्राइसिस देखने का मतलब ये है, अगर हमारे कंट्री में नए नए इंडस्ट्री सेटअप होंगे तो सिंपल सी बात है, पेमेंट्स जो है वो इंडिया जो है वो नॉट अप टू द मार्क वो नहीं कर पा रही थी। ठीक है, थर्ड 5 ईयर प्लान की बात करते हैं। सो थर्ड 5 ईयर प्लान का सबसे मेन मोटिव जो था 1961 से 69 तक आया था। थर्ड 5 ईयर प्लान का मेन मोटिव ये था कि 1961 से लेके 1966 तक था। ठीक है, इस वो भी अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू जी था। और इस प्लान को हमने बेसिकली क्या था बोलो? गैडजिल योजना भी बोला था हमने। क्या बोला था? गैडजिल योजना बोला था। मगर इस प्लान का सबसे मेन मोटिव ये था कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे एक क्या देना बोलो? स्ट्रेस देना। क्या बोलो? एग्रीकल्चर सेक्टर पे ऐसा स्ट्रेस दे जिससे कि प्रोडक्शन ऑफ व्हीट जो है बहुत ज्यादा कर सके, और अपनी इंडिया की इकोनॉमी को हम लोग सेल्फ रिलायंस बना सके, एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बना सके। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात थी थर्ड 5 ईयर प्लान की। मगर मेरे प्यारे दोस्तों, इस बात को समझिए, हुआ क्या कि 1962 में इंडिया और चाइना से लड़ाई हुई, और उसमें हम हार गए थे। और 1965 में हमारे पास इंडिया और पाकिस्तान से लड़ाई हुई, उसमें भी हम हार गए। तो ये जो दो लड़ाइयां हुई है ना, इन दोनों लड़ाइयों से हम इस 5 ईयर प्लान पे फोकस नहीं हो पाए। ना ही हम इन लड़ाइयों की वजह से हम इतना डिस्टर्ब हो गए, हमारी इकोनॉमी इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो गई, इतना डिसहैम्पर हो गई, जिसकी वजह से ना हम अपनी इकोनॉमी को ना हम अपनी इकोनॉमी को हम लोग सेल्फ रिलायंस से इंडिपेंडेंट बना सके, और ना ही हम अपनी इकोनॉमी में एग्रीकल्चर सेक्टर पे स्ट्रेस देके हम व्हीट का प्रोडक्शन
मैक्सिमम कर पाए। तो इसका मतलब हमने किया क्या, फिर हमने क्या किया कि जो पैसा हमें इस 5 ईयर प्लान के लिए रिएलोकेट करना था वो पैसा हम नहीं रिएलोकेट कर पाए, वो सारा का सारा पैसा उठाया हमने कहां लगा दिया, डिफेंस सेक्टर में लगा दिया। हमने अपने आर्म्स एंड एटॉमिक को मजबूत करना हमने स्टार्ट कर दिया। सो इसका मतलब क्या हुआ बोलो, ये 5 ईयर प्लान जो है वो कंप्लीटली वेस्ट चला गया। मतलब हम जो टारगेट था वो हम लोग अचीव भी नहीं कर पाए। अराउंड हमारा 5.6% का टारगेट था, बट हम अचीव ओनली 2.4% हम लोग कर पाए, और जिसकी वजह से हमारे इंडिया में काफी ज्यादा इन्फ्लेशन आ गया। अब चूंकि एक बात बताइए, क्या ये 1966 ये जो प्लान था, मैंने आपको जैसा कि अभी बताया, तो ये जो क्या प्लान था वो एक बात मुझे बताइए कि ये प्लान क्या हमने अचीव किया, बोलो जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से फास्ट बताओ, कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार जल्दी से मुझे बताइए कि क्या ये प्लान हम लोग अचीव कर पाए थे। द आंसर इज नो। बोलो जल्दी से हाँ है ना, कम ऑन जल्दी से बताइए। अब एक बात बताइए, देखो बहुत सभी लोग बताइए, अर्पण, राजेश, नीता, पायल, जितने भी सभी लोग लाइव है, एक बार जल्दी से आप सभी लोग मुझे जरूर बताएंगे। देखिए क्या हम इस प्लान को अचीव कर पाए थे? द आंसर इज कंप्लीटली नो। हम इस प्लान को अचीव नहीं कर पाए थे, इस वजह से हमें वेलफेयर के लिए, क्योंकि हमें चूंकि लड़ाइयां हो गई थी ना 1962 और 1965 में, तो चूंकि जब लड़ाई हो गई 1962 में चाइना से और 1965 में पाकिस्तान से, तो हमें कंट्री को वेलफेयर देना है, हमें कंट्री को क्या करना है बोलो, सपोर्ट करना है कंट्री को, जो है उन लड़ाइयों से जो भी डिस्ट्रक्शन, जो भी बेकार चीजें हो गई हमारी इकोनॉमी में, उसको ठीक करना है। इस वजह से 5 ईयर प्लान को स्टॉप किया गया और बोला कि 3 साल का गैप चाहिए, हम अपनी कंट्री का वेलफेयर करेंगे। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस चीज को माना कि भाई हम 3 साल का गैप लेके हम सबसे पहले कंट्री के वेलफेयर में हम लोग ध्यान देंगे। सो कंट्री के वेलफेयर के लिए ध्यान देने के लिए हमारे पास 3 साल का गैप लिया गया था, इसलिए हमने बोला वेलफेयर प्रोग्राम फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बात आ रही है समझ में, जरा सा भी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो मुझे बताइए। थर्ड 5 ईयर प्लान को हम लोग बेसिकली गैडजिल योजना भी बोलते हैं, इस बात को अपने दिमाग में फीड कर लीजिए। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें इस 5 ईयर प्लान को, अब सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट को क्या करना है भाई, क्योंकि इस 5 ईयर प्लान की वजह से हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, तो हम जब सामान बेचेंगे तो हमें पैसा मिलेगा। अरे हाँ है ना। अब एक बात बताइए, आपका एक दुकान था, अब एकदम से आपकी लड़ाई हो जाती है, लड़ाई होने की वजह से आपका सेल डाउन हो जाता है। जब डाउन हो जाएगा, मतलब जो आप बेच रहे हो, अगर आपका सेल्स डाउन हो जाएगा, तो सेल्स डाउन होने से रेवेन्यू खत्म से आपको प्रॉब्लम होगी सर्वाइवल नीड्स को पूरा करने के लिए। इस वजह से ऐसी हमारे देश में भी हुआ था कि हमारा जो एक्सपोर्ट था वो बिल्कुल ही डाउन हो गया था। तो एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए हमारे जवाहरलाल नेहरू साहब ने क्या किया बोलो, कि डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। डीवैल्यूएशन मतलब क्या, एक रुपीज में डिवैल्यूएशन किया, कि जो एक मान के चलो, एक डॉलर की वैल्यू पहले 70 थी मान के चलो, तो एक डॉलर की वैल्यू हमारे पास 80 to 90 हो गई। कैसे, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं ऐसा, क्योंकि जब हम डिवैल्यूएशन करते हैं तो उससे एक्सपोर्ट हमारा बढ़ता है। बात आ रही है समझ में, जरा सा भी दिक्कत हो, कोई परेशानी तो नहीं है। अब हम लोग फोर्थ 5 ईयर प्लान की बात करते हैं, तो फोर्थ 5 ईयर प्लान भी काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट था। तो फोर्थ 5 ईयर प्लान हमारे पास 1969, क्योंकि 3 साल का गैप, 66 से 69 3 साल का गैप, 69 से फोर्थ 5 ईयर प्लान आया। 69 से हमारे पास जो फोर्थ 5 ईयर प्लान आया 1969 से 74 तक, इस फोर्थ 5 ईयर प्लान का क्या मोटिव रहा है, आगे बढ़े। देखिए इस फोर्थ 5 ईयर प्लान का मोटिव ये था कि ये इंदिरा गांधी के लीडरशिप में सबसे पहली बात आई थी, और इसके बाद इस फोर्थ 5 ईयर प्लान का जो मेन मोटिव रहा है वो प्यारे दोस्तों क्या था, देयर आर टू मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ हो मगर एक स्टेबल में हो, मतलब ऐसा नहीं हो कि आज 2% बढ़ गया तो कभी 3%, कभी 4% नहीं, 1% बढ़ा, कभी घट गया या घट ही रहा है लगातार, या बढ़ ही रहा है लगातार, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक कांस्टेंट रेट पे अब ऐसा कुछ करा जाए जिससे कि हमारी कंट्री में ग्रोथ हो एक स्टेबल रेट में, एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। मतलब क्या कि जो हम एक सेल्फ रिलायंस की चीजों को सोच रहे हैं ना, वो भी हम लोग कर पाए, इंडिया की इकोनॉमी को हम लोग एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बना सके। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैंने क्या बताया कि फोर्थ 5 ईयर प्लान का एक मेन मोटिव क्या था, कि सबसे पहले ग्रोथ, स्टेबिलिटी और सेल्फ रिलायंस की चीजों को हम लोग निकाल पाए। और इसमें हमारे पास अगर 1969 से 74 की बात करें तो इसमें 14 बैंक्स जो है इसमें नेशनलाइज हुए है ना, फर्स्ट फेज में, बाकी दूसरे पे, हालांकि देखो जो बैंक का जो नेशनलाइजेशन हुआ था वो हमारे पास 2 फेजेस में हुआ था, एक 1969 में हुआ था और दूसरा जो था 1980s में हुआ था, राइट। और जो दोनों फेज में, फर्स्ट फेज में हमारे पास 14 बैंक नेशनलाइज हुए थे और सेकंड फेज में हमारे पास टोटल 6 बैंक नेशनलाइज हुए थे। तो जो फर्स्ट फेज में जो नेशनलाइज हुए थे 1969 में हुए थे, जो कि 14 बैंक्स नेशनलाइज हुए थे। अगर आपसे कोई पूछे कि जो 14 बैंक जो नेशनलाइज हुए थे वो कौन से 5 ईयर प्लान में थे, द आंसर इज फोर्थ 5 ईयर प्लान में। कौन से 5 ईयर प्लान में?
फोर्थ 5 ईयर प्लान में हमारे 14 बैंक जो हुए थे, क्या हुए थे बोलो मेरे प्यारे दोस्तों, नेशनलाइज हुए थे। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, जैसे ही फोर्थ 5 ईयर प्लान में हमारे पास 14 बैंक नेशनलाइज हुए थे और साथ के साथ इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन भी आया था और इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971 एंड बांग्लादेश लिबरेशन वॉर टुक प्लेस। अच्छा, इंप्लीमेंटेशन ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज अमंगेस्ट मेजर टारगेट ऑफ द प्लान। देखो यहाँ पे देखो क्या था कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स, ठीक है, कि एक फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स का एक मतलब एक फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स जो है उसको इंप्लीमेंट करना था, जो कि वाज अमंगेस्ट मेजर टारगेट ऑफ द प्लान। मतलब क्या, एक सबसे मेजर टारगेट था, ठीक है। द प्लान फेल टू, ये प्लान जो है वो फेल हो गया, कुड अचीव अ ग्रोथ रेट ऑफ 3.3% ओनली अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 5.7%। इसका भी प्लान था कि हम 5.7% तक अचीव करेंगे, मगर अचीव कितना किया, ओनली 3.3% किया। अब देखते हैं क्या हमारे पास जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान था, फोर्थ तक डिस्कस कर लिया। अब मुझे बताइए, फोर्थ तक डिस्कस कर लिया तो फोर्थ तक में कोई डाउट है, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है? चलिए बताइए जल्दी से, फोर्थ 5 ईयर प्लान तक किसी को कोई डाउट है? किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है फोर्थ 5 ईयर प्लान तक? अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर फोर्थ 5 ईयर प्लान तक अगर किसी को कोई डाउट है तो एक बार जल्दी से मुझे बताइए। कम ऑन जल्दी से, जितने भी सभी लोग लाइव हैं, अगर आप लोग मुझे बताइए फोर्थ 5 ईयर प्लान तक अगर किसी को कोई डाउट है तो। देखिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं फिफ्थ 5 ईयर प्लान। साहब देखो, फिफ्थ 5 ईयर प्लान की खास बात ये थी कि ये हमारे पास 1969 से लेकर 1976 तक आया था। सॉरी 1974, सॉरी 1966 से 1966 से, एक सेकंड रुकिए, 1951 से 1956, 1956 से 1961, 1961 से लेके 1966 तक आया था। तो ये 3 साल का गैप 1969 से लेके 1974 तक, 1974 से लेके 1978 तक। ये जी हाँ, ये हमारे पास जो प्लान था सिर्फ ये 4 साल का था, क्योंकि उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर जो हो गए वो एकदम से न्यूली जो उनकी जो गवर्नमेंट जो थी वो मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आ गई और उन्होंने इस प्लान को 4 साल पे ही उन्होंने क्या कर दिया बोलो, इसको स्टॉप कर दिया। तो 1978 के बाद उन्होंने इसको स्टॉप कर दिया। सो इट्स ड्यूरेशन वाज 1974 टू 1978 तक था। अब इसकी जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान की जो हमारे पास 5 मोटिव पे हमने काम किया था। एक एम्प्लॉयमेंट पे, किस पे बोलो, एम्प्लॉयमेंट पे। दूसरा क्या बोलिए, सबसे पहला था रोजगार, एक मेन मोटिव था फिफ्थ 5 ईयर प्लान का। साथ के साथ फिर हमारे पास जस्टिस था, फिर हमारे पास था एग्रीकल्चर, ठीक है, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, जस्टिस। देखो ध्यान से, एम्प्लॉयमेंट था, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट था, जस्टिस था, एग्रीकल्चर था, प्रोडक्शन एंड डिफेंस, ठीक है। ये हमारे पास 5 जो है, देखो गरीबी हटाओ, एम्प्लॉयमेंट, जस्टिस, एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन एंड डिफेंस। बातों को ध्यान समझो, हमारे पास देखो 5 चीजें थी, जो 5 चीजों पे जो ध्यान दिया था कि हमारे पास गरीबी हटाओ, एम्प्लॉयमेंट, जस्टिस, एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन और डिफेंस, ठीक है। ये 5 चीजों पे फोकस किया गया था और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट वाज अमेंडेड इन 1975 और इसी के बीच में हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को क्या किया बोलो जल्दी से, अमेंड किया गया, जो कि 1975 में। और 20 पॉइंट प्रोग्राम वाज लॉन्च, और इसमें 20 पॉइंट प्रोग्राम भी लॉन्च हुआ, जो कि 1975 में लॉन्च हुआ था। द मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, देखो मिनिमम नीड्स प्रोग्राम ये था कि भाई हर एक घर में जो भी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना, उसको भी दिया जाए। एंड द इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस, और क्या हुआ था बोलो कि इसमें इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम भी इंट्रोड्यूस हुआ था। देखो फिफ्थ 5 ईयर प्लान की खास बात क्या था, अब ये डिस्कस करेंगे समराइज वे में। ओवरऑल द प्लान वाज सक्सेसफुल व्हिच अचीव्ड 4.8% अमंग द टारगेट ऑफ 4.4%। 4.4% का टारगेट था, मगर अचीव कितना किया था बोलो, हमने 4.8% का अचीव किया था। देखिए अब फिर 1978 में मोरारजी भाई देसाई की जैसे ही ये गवर्नमेंट आई तो उन्होंने क्या किया, इस प्लान को टर्मिनेट कर दिया। तो ये हमारे पास एक इंदिरा गांधी जी का एक यहाँ पे मैंने फोटो भी लगा रखा है और आप देख भी सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है, वो कहते हैं इंदिरा हटाओ मैं कहती हूँ क्या, कि गरीबी हटाओ। इंदिरा जी का ये कहना था। तो ये मतलब काफी अच्छा नारा है, गरीबी को हटाना चाहिए, क्योंकि गरीबी को हटाओ गरीबों को मत हटाओ, है ना। क्योंकि अगर हम गरीबों को हटा देंगे तो देश में देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ सकती है, दिक्कत आएगा। सो हम बिल्कुल मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर मैं बोलूंगा, गरीबी को हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अब भाई सिंपल सी बात है, ऐसे वो लोग जो हर दिन जो मिनिमम नीड्स मतलब क्या, एक जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, एक एसेंशियल जो कमोडिटीज है, बिल्कुल जो जरूरतमंद जो चीजें हैं, अगर वही नहीं कंज्यूम कर पा रहे हैं,
सो इट इज अ वेरी बिग टास्क फॉर द कंट्री कि वो फिर उसको कंट्री को दिक्कत आना स्टार्ट हो जाता है। सो अल्टीमेटली हमें गरीबी को हटाना चाहिए। बहुत सारे प्रोग्राम्स भी इंप्लीमेंट किए गए थे जिससे कि गरीबी के लिए काम किया जा सके और वो काम करके हम जो भी गरीबी का जो सिस्टम है उसको हटा सके। सो पहले दोस्तों फिफ्थ 5 ईयर प्लान की कुछ खास बात ये थी कि फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1974 से 1978 के बीच में आया था और 74 से 78 का जो सिचुएशन था वो कुछ इस प्रकार से था कि इस सिचुएशन में हमारे पास जो प्राइम मिनिस्टर थी वो मिस्टर इंदिरा गांधी जी की थी और उनके लीडरशिप में ये प्रोग्राम आया था 74 से 78। और साथ के साथ ये जो प्रोग्राम था फिफ्थ 5 ईयर प्लान, इनके 5 मेन मोटिव थे। सबसे पहला था गरीबी हटाओ, दूसरा था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, तीसरा था एम्प्लॉयमेंट, चौथा था डिफेंस और पांचवा था क्या, बोलो जल्दी से, बताइए जल्दी से क्या था, बोलो जस्टिस। क्या था बोलो जल्दी से, पांचवा जस्टिस था। आई अगेन रिपीट, 5 इसके मेन मोटिव थे। फिफ्थ 5 ईयर प्लान के 5 मेन मोटिव थे, गरीबी हटाओ, फिर जस्टिस, फिर एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और क्या था बोलो, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के बाद डिफेंस। ये 5 ऐसे मेन मोटिव थे जिन मेन मोटिव पे ये फिफ्थ 5 ईयर प्लान काम किया करता था। इसमें इसी 5 ईयर प्लान में हमारे पास 1975 में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का जो एक एक्ट है वो अमेंडमेंट किया गया। इलेक्ट्रिसिटी घर घर बिजली जो है पहुंचने वाला जो एक्ट है वो हमारे पास 1975 में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट जो है वो 1975 में लाया गया। और साथ के साथ मिनिमम नीड्स प्रोग्राम भी हमारे पास जो है एमएनपी जो 2020 जो है हमारे पास 20 पॉइंट प्रोग्राम जो है जो कि मिनिमम नीड्स प्रोग्राम है जो कि उसको भी लाया गया। और इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम भी क्या हुआ बोले जल्दी से, इंडियन नेशनल हाईवे जो सिस्टम है वो भी इंट्रोड्यूस्ड हुआ। अच्छा, ओवरऑल जो इस प्लान का जो ग्रोथ रेट था हमारे पास 4.8% रहा है, मगर जो हमने टारगेट किया था वो 4.4% था। तो मतलब फिफ्थ 5 ईयर प्लान बहुत अच्छा था। बट जैसे ही मोरारजी राय देसाई की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने इस प्लान को टर्मिनेट कर दिया। बोलो मेरे साथ आए ना। तो ये फिफ्थ 5 ईयर प्लान आप सभी को समझ में आए? अगर सभी को समझ में आया तो मुझे एक बार जल्दी से लाइक और शेयर कर दो। जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से फास्ट। अब देखते हैं क्या, कुछ रोल मॉडल देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए, आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ फिफ्थ 5 ईयर प्लान द रोलिंग प्लान कैम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1978 टू 1990। मतलब देखो हुआ क्या, रोलिंग प्लान का मतलब होता है क्या कि हम कुछ नया करने वाले हैं, कुछ नया रोल मॉडल करने वाले हैं। 5 ईयर प्लान को हट के हम कुछ करने वाले हैं। तो बेसिकली क्या हुआ कि उन्होंने जैसे ही 5 ईयर प्लान को इस प्लान को टर्मिनेट किया तो एक जो हुआ क्या, एक रोलिंग प्लान कम आया कि भाई हम लोग 1978 से लेकर 1990 तक एक काम करेंगे। अब पहले हम 5 साल 4 साल 5 साल वाला कोई सिस्टम नहीं रहेगा। अब हम 78 से लेकर 1990 तक, मतलब समझ रहे हो, 78 दो और कितना 12 साल का प्रोग्राम। सोचो 12 साल का एक अपना अलग एक रोल मॉडल का कोई प्रोग्राम करेंगे और 12 साल में बहुत बड़ी चीज करके दिखाएंगे। बट 1980 में ही 2 साल बाद ही कांग्रेस रिजेक्टेड द रोलिंग प्लान। और नहीं, 2 साल के बाद ही क्या हुआ बोलो कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने इस रोलिंग प्लान को रिजेक्ट कर दिया और तुरंत ही 19 जो है नया 5 ईयर प्लान जो है वो इंट्रोड्यूस किया। मैं दोबारा बता रहा हूं आपको। भाई हुआ क्या कि 1978 में जैसे ही 5 ईयर प्लान उन्होंने टर्मिनेट किया तो 1978 से उन्होंने प्लान बनाया कि 1990 तक हम एक बहुत ही अच्छा रोल मॉडल प्लान लेके आते हैं। मगर कांग्रेस ने तुरंत ही 1980s में इस रोल मॉडल प्लान को उनको कुछ दिखा कि नहीं अचीव हो पाएगा या दिक्कत है, जो भी कुछ है उसको हटा के 1980s में तुरंत 5 ईयर प्लान जो है उसको लेके आते हैं और रोल मॉडल जो था उसको हटा देते हैं। 3 प्लान्स वर इंट्रोड्यूस अंडर द रोलिंग प्लान। जो हमारे पास जो ये रोलिंग प्लान है उसमें 3 5 ईयर प्लान जो है वो इंट्रोड्यूस हुए। देखो ध्यान से कौन कौन से। अच्छा देखो क्या क्या, फॉर द बजट ऑफ द प्रेजेंट ईयर, पहला क्या है बोलो जल्दी से, बजट ऑफ द प्रेजेंट ईयर। दूसरा क्या, द प्लान वाज फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स 3 4 और 5, है ना, बात आ रही है समझ में। तो देखो यहाँ पे देखो क्या है कि सबसे पहले कि इस साल का बजट कितना होगा। 3 प्लान्स वर इंट्रोड्यूस्ड अंडर द रोलिंग प्लान। जो हमारे पास जो रोलिंग प्लान आया था ना, बात समझो ध्यान से। तो मतलब 1978 से 1990 का जो प्लान था उसको हमने बेसिकली रोलिंग प्लान बोला। और रोलिंग प्लान को फिर हमने रिजेक्ट कर दिया था और नया 5 ईयर प्लान लेके आया था 1980s में। मगर ध्यान से समझो, तो जो 3 प्लान्स हमारे पास इंट्रोड्यूस हुए थे और वो देखो रोलिंग प्लान में हमने 2 साल में किया क्या था। 2 साल में हमने ये किया था कि सबसे 2 साल में हमने बेसिकली 3 चीजों पे काम किया। सबसे पहले क्या कि बजट क्या होगा इस साल, इन ईयर्स का, प्रेजेंट ईयर का। इसके बाद दिस प्लान वाज फिक्स्ड, द प्लान वाज फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स। एक फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स का होना चाहिए, तो 3 साल का प्लान हो या 4 साल का हो या 5 साल का हो, मिनिमम 3 मैक्सिमम 5।
पर्सपेक्टिव प्लान फॉर लॉन्ग टर्म, मतलब क्या, और तीसरा क्या हो बोलो कि हम एक किसी भी चीज को अगर लेके चलें तो पर्सपेक्टिव प्लान को पर्सपेक्टिव तरीके से लेके चलें, लॉन्ग टर्म लेके चलें, या तो 10 15 20 साल तक का लेके लेके भी चलेंगे। बात आ रही है समझ में? The plan has several advantages as the target could be amended and projects allocation etc. were variable to the country's economy. This means that if the targets can be amended each year, it would be difficult to achieve the targets and will result in destabilization in the Indian economy। बात है समझ में? तो देखो यहाँ लिखा हुआ द प्लान हैज सेवरल एडवांटेजेस, मतलब जो ये प्लान था ना, रोल मॉडल का जो प्लान था उसके बहुत सारे एडवांटेज थे। एज अ टारगेट कुड बी मेंडेड इन प्रोजेक्ट्स, ठीक है, मतलब क्या कि जो भी जो टारगेट्स होते थे उसको क्या किया जाता था बोलो, हम लोग सोचते थे कि इतना टारगेट होना चाहिए, एंड allocate भी करते थे बहुत सारी कंट्री में रिसोर्सेज। दिस मींस दैट इफ द टारगेट्स कैन बी अमेंडेड ईच ईयर, अगर हम लोग हर एक साल जो है टारगेट्स को अमेंड करेंगे, नया टारगेट से लेके आएंगे, सो इससे क्या होगा बोलो कि कंट्री को डिफिकल्टी होगी टारगेट को अचीव करने में, और जिससे कि डिस्टेबलाइजेशन हो जाएगी हमारी इंडिया की इकोनॉमी में, राइट। सो हमारे पास 6 5 ईयर प्लान आता है 1980 से लेकर 1985 तक। सो जो इसका ड्यूरेशन रहा था प्यारे दोस्तों वो था, इट्स ड्यूरेशन वाज 1980 टू 1985 अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी। अब देखिए इसका जो ड्यूरेशन रहा था प्यारे दोस्तों वो क्या था बोलो, हमारे पास देखो ध्यान से, इसका जो ड्यूरेशन रहा था वो अराउंड 1980 से 1985 तक था अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी। The basic objective of this plan was economic liberalization by eradicating poverty and achieving technological and self-reliance। बातों को बहुत ध्यान से समझो, इसका बेसिक मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इस प्लान का, वॉज इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। क्या था बोलो मेरे प्यारे दोस्तों, वॉज इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन बाय इरेडिकेटिंग पॉवर्टी। देखिए इस प्लान का मेन मोटिव क्या था कि बेसिक मेन, देखो एक सेकंड रुकिए, शायद कुछ हो गया क्या इसमें। देखिए बिल्कुल सही। सो इस 6 5 ईयर प्लान जो था हमारे पास 1980 से 1985 में जो आया था, इसका मेन मोटिव ये था कि हम, अगर हम लोग बात करें, ये भी हमारे पास इंदिरा गांधी के लीडरशिप में आया था। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान वाज इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। क्या था बोले जल्दी से, इकोनॉमी को लिबरलाइजेशन करना, ठीक है, बाय इरेडिकेटिंग पॉवर्टी, और जिससे कि पॉवर्टी इरेडिकेट करना, अचीविंग टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस। मतलब 6 5 ईयर प्लान का मेन मोटिव ये था कि हम इकोनॉमी को लिबरलाइजेशन कर पाए, इकोनॉमी को लिबरलाइज कर पाए, और साथ के साथ क्या कर पाए बोलो, हम टेक्नोलॉजिकल तरीके से हमारे अपने बिजनेस को हम लोग क्या कर सके बोलो, एक सेल्फ रिलायंस कर पाए। और हम लोग ये बोल सकते हैं क्या कि हम एक अगले स्टेप पे बढ़ने वाले हैं मॉडर्नाइजेशन की तरफ। किसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं बोलो, हम लोग मॉडर्नाइजेशन की तरफ हम लोग एक स्टेप बढ़ने की कोशिश करने लग रहे हैं। सो एक बेसिक सी बात मैंने आप सभी को समझाया, होपफुली समझ में आएगा क्या। देखो ध्यान से समझो, हमने ये बताया आपको कि जो 6 5 ईयर प्लान था, 6 5 ईयर प्लान इंदिरा गांधी जी के लीडरशिप में आया था, जो कि 1980 से 1985 में, मगर इसका जो मेन मोटिव था क्या, सेल्फ रिलायंस और इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन और इरेडिकेटिंग द पॉवर्टी। बात आ रही समझ में, इरेडिकेटिंग द पॉवर्टी और सेल्फ रिलायंस बाय द, मैं क्या बोलूंगा बोलो कि टेक्नोलॉजिकल तरीके से इंप्रूवमेंट करके हम लोग अपनी इकोनॉमी को सेल्फ रिलायंस बनाएंगे। अच्छा, इट वाज बेस्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट योजना। ये 6 5 ईयर जो प्लान था वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट योजना से मतलब बेस्ड था, इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज नहीं, क्योंकि भाई टेक्नोलॉजिकल को चेंज करना है तो क्या होगा बोलो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ेगा, एंड ट्रेंड टू द ग्रोथ मॉडल, और एक नए ट्रेंड पे पहुंचेगा जो कि एक नया ग्रोथ मॉडल होगा। और इट्स ग्रोथ टारगेट वाज 5.2%, बट अचीव हो पाया हमारे पर, बट इट अचीव 5.7%। सो ये भाई, चूंकि अगर हम लोग जब भी टेक्नोलॉजी में जब भी जैसे ही चेंज करते हैं तो अराउंड 5.2% हमारा ग्रोथ मॉडल था, मगर हमने अचीव कितना किया बोलो, 5.7% का अचीव किया। बात आ रही है समझ में, एक बार हाँ या ना बताएं। 6 5 ईयर प्लान का मैं आप सभी लोगों को पूरा प्रोस्पेक्टिव में आपको समझाना चाहता हूं। देखो सबसे पहला देखो क्या था, ये आया था 1980 से 1985 के बीच में, हाँ है ना। दूसरा किसके लीडरशिप में था, मिसेस इंदिरा गांधी के अंडर द लीडरशिप ऑफ मिसेस इंदिरा गांधी। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, द बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था बोलो, बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि कैसे हम अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइजेशन करते हैं, लिबरलाइजेशन ला फ्रीइंग ऑफ द लाइसेंस, और साथ के साथ पॉवर्टी को इरेडिकेट करना और टेक्नोलॉजिकल में इंप्रूवमेंट करना, जिससे कि हमारी इकोनॉमी सेल्फ रिलायंस बन सके, ठीक है। ये बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट टाइप की योजना थी जिसमें ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर
की जरूरत थी, काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करने की जरूरत थी। हमारा जो टारगेट रहा था वो 5.2% का टारगेट रहा था, मगर हमने अल्टीमेटली जो अचीव किया वो अराउंड 5.7% का ग्रोथ रेट अचीव किया। होपफुली आपको ये 6 5 ईयर प्लान आपको समझ में आ गया होगा। आइए डिस्कस करते हैं प्यारे दोस्तों 7th 5 ईयर प्लान, जो कि 1985 से लेके 1990 तक था। ये भी काफी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जैसे ही 1985 टू 1990 जो है वो हमारे मिस्टर राजीव गांधी, जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, सर राजीव गांधी जी की लीडरशिप में 1985 से लेकर 1990 तक जो 7th 5 ईयर प्लान था। ठीक है, अब देखिए क्या। So the objective of this plan includes the establishment of self-sufficient economy, opportunities for productive employment and upgradation of technology। मेरी बात को ध्यान से समझिए। तो राजीव गांधी जी का जो एक मेन जो था वो क्या था, बोलो जल्दी से, कि इस प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम अपनी इकोनॉमी को सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी बना सकें। बोलो मेरे साथ आए ना, हम अपनी इकोनॉमी को क्या कर सकें, बोलो जल्दी से, सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी बना सकें और अपॉर्चुनिटी दे सकें, बोलो अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। बातों को ध्यान समझना। 7th 5 ईयर प्लान काफी इंपॉर्टेंट था। हम अपनी इकोनॉमी को सेल्फ रिलायंस बना सकें और हम अपनी इकोनॉमी को प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट दे और एक नई अपॉर्चुनिटी दे जिससे कि प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके एंड अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, जिससे कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो भी नई अपग्रेड हो सके। द प्लान एम्ड एट एक्सेलरेटिंग फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन। मतलब क्या हो बोलो, जिस प्लान का मेन एम क्या था बोलो, जिससे कि जो फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन है वो क्या हो बोलो, एक्सेलरेट हो, मतलब बढ़े। इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी से क्या हो बोलो कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज करे एंड रेजिंग प्रोडक्टिविटी विद अ फोकस ऑन फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। बात आ रही है समझ में। बेसिक टू बेसिक आप अच्छे तरीके से जानते रहना, समझते रहना। अच्छा, द प्लान एम्ड एट एक्सीलरेटिंग द फूड ग्रेन प्रोडक्शन। इस प्लान का मेन मोटिव ये था कि जो फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन है उसको क्या करना है बोलो, एक्सेलरेट करना। फूड ग्रेन के प्रोडक्शन को क्या करना बोलो, बढ़ाना। इस प्लान का मेन मोटिव ये था। इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट, इसका मेन मोटिव था कि एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। रेजिंग प्रोडक्टिविटी विद अ फोकस ऑन फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। बात आ रही समझ में, कि प्रोडक्टिविटी रेज करना जिससे कि हमारे पास फूड और वर्क एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो पाए। फॉर द फर्स्ट टाइम द प्राइवेट सेक्टर गॉट प्रायोरिटी ओवर द पब्लिक सेक्टर। मेरी बात है समझ में। एक 7th 5 ईयर प्लान एक ऐसा 5 ईयर प्लान था जिसमें पहली बार ऐसा हुआ था कि हम प्रायोरिटी किसको दे रहे थे बोलो, प्राइवेट सेक्टर को दे रहे थे एज कंपेरेटिवली पब्लिक सेक्टर के। पब्लिक सेक्टर को हम लोग थोड़ा सा कम प्रायोरिटी देके हम लोग प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा प्रायोरिटी देना स्टार्ट कर दिए थे। सो इसका जो एनुअल जो ग्रोथ रेट जो टारगेट हुआ था वो 5% का था, बट हमने अचीव भी कितना किया था बोलो, 6.1% किया था। तो बहुत सारे 5 ईयर प्लान हमारे सक्सेस रहे थे इंडिया में। अब 10th हमारे पास होता है एनुअल प्लान्स। 8th 5 ईयर प्लान कुड नॉट टेक प्लेस ड्यू टू द वोलेटाइल पॉलिटिशियन सिचुएशन एट द सेंटर। बहुत ही ज्यादा पॉलिटिशियन सिचुएशन था हमारे पास कंट्री में, जिसके वजह से 8th 5 ईयर प्लान नहीं है। 2 एनुअल प्रोग्राम्स, मतलब हर साल जो है एनुअल प्रोग्राम्स आया, जो कि फॉर्म में 1991 और 1992 में। एक हुआ 1990 से 1991, एक 1991 से 1992। ठीक है। सो 8th 5 ईयर प्लान आया था 1992 से 1997 तक। अब इसको हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे। बट अब मेरे प्यारे दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले 7th 5 ईयर प्लान को हम लोग समराइज तरीके से देख लेते हैं। देखिए 7th 5 ईयर प्लान जो बेसिकली मिस्टर राजीव गांधी जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे हमारे, उनकी लीडरशिप में आया था। और उसका जो ड्यूरेशन रहा था वो हमारे पास 1985 से लेकर 1990 तक था। कब तक था वो, कब तक था बोलो जल्दी से, 1985 से लेकर 1985 से लेकर 1990 तक था। कोई दिक्कत तो नहीं था, कोई दिक्कत तो नहीं ना। इस प्लान का मेन मोटिव ये है कि हम अपनी इकोनॉमी को सबसे पहली बात सेल्फ रिलायंस बनाएंगे और हम लोग अपनी इकोनॉमी को हम लोग बेसिकली सेल्फ सफिशिएंट बनाएंगे, सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी बनाएंगे। और साथ के साथ हम अपनी इकोनॉमी में प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देंगे। बात आ रही है समझ में। हम अपनी इकोनॉमी को ऐसा बनाएंगे जिससे कि हम अपनी इकोनॉमी में प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देंगे, अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट। और साथ के साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम अपने टेक्नोलॉजी में भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को, और टेक्नोलॉजी में भी हम लोग बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को करेंगे। और साथ के साथ हम लोग और भी करेंगे क्या, मतलब टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हम लोग करेंगे, अपग्रेड करेंगे अपने आप को। आउटडेटेड से हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजी की कैटेगरी में आएंगे। और साथ के साथ हमारी और खास बात यह है कि 7th 5 ईयर प्लान की कि जो प्रोडक्शन है हमारे पास, जो कमोडिटीज का
जो फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन है उसको एक्सेलरेट करना। सो फूड ग्रेन के प्रोडक्शन को भी हम लोग 7 5 ईयर प्लान की कैटेगरी में एक्सेलरेट करेंगे, और साथ के साथ फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, मतलब जो फूड वर्क प्रोग्राम है, फूड वर्क प्रोडक्टिविटी है, उसको उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना। बात आ रही है समझ में। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि प्रोडक्टिविटी, द प्लान एम्ड एट एक्सेलरेटिंग फूड ग्रेन प्रोडक्शन, इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट, उससे क्या होगा बोलो, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा और प्रोडक्टिविटी विद फोकस ऑन फूड वर्क प्रोडक्टिविटी। और साथ के साथ पहला ऐसा प्रोग्राम है, ऐसा पहला 5 ईयर प्लान है जिसमें हम सभी लोगों ने पब्लिक सेक्टर से ज्यादा प्रायोरिटी किसको दिया था बोलो, प्राइवेट सेक्टर को दिया था। पहला ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हमने पब्लिक सेक्टर से ज्यादा प्रायोरिटी किसको दिया था बताइए, ये हमने प्राइवेट सेक्टर को दिया था। हमारा जो मेन एम जो था, हमारा जो अचीव का 7 5 ईयर प्लान का, हमने 6.1% मतलब 5% का मेन मोटिव था, बट हमने अचीव क्या किया था बोलो, टारगेट हमारा 5% का था मगर हमने अचीव कितना किया बोलो, 6.1% का अचीव था। अब इसके बाद 1990 के बाद हमारे पास 2 साल का एनुअल प्लान आया, मतलब हमने 2 साल तक का गैप किया और 2 साल तक हमने एनुअल प्लान लेके आए। इसके बाद 2 साल तक के बाद मतलब 1991 1992 है ना, 1990 से 1991, 1991 से 1992, ये 2 साल तक का गैप था। 1992 से लेकर 1997 जो था वो 8th 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन रहा था। अब अगर हम लोग बात करें, 2 एनुअल प्लान्स जो थे वो इसलिए आए थे, क्योंकि 2 प्लान्स इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि थोड़ा सा कुछ पॉलिटिशियंस का कुछ अपना एक वॉलेटाइल सिचुएशंस हो गया था, जिसकी वजह से 8th 5 ईयर प्लान नहीं आया था। एक बार जितने भी सभी लोग लाइव हो, एक बार जल्दी से मुझे बताइए 7th 5 ईयर प्लान समझ में आया, एक बार जल्दी से बताइए हाँ है ना। कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों, 7th 5 ईयर प्लान समझ में आया, एक बार जल्दी से बताइए हाँ है ना, जल्दी से बताओ फास्ट। चलिए जल्दी से मुझे बताइए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो एक बार मुझे बताइए जल्दी से, सभी लोग मुझे बताएं। बताइए भाई जल्दी से। 7 5 ईयर प्लान समझ में आ गया आप सभी लोगों को, बताइए जल्दी से। कम ऑन, जितने भी सभी लोग लाइव हो एक बार जल्दी से बताओ भाई, 7th 5 ईयर प्लान आप सभी को समझ में आया है कि मैं दोबारा समझाऊं? क्योंकि अगर 7th 5 ईयर प्लान अगर आप सभी को समझ में आ गया तो मैं आपको दोबारा समझाऊं, जल्दी से बताइए। ठीक है, ओके समझ आ गया सर, अमीना, ओके कदीर जी बहुत बढ़िया, अगर समझ में आ गया फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो देखो 7th 5 ईयर प्लान हमने बेसिक से हमने एंड तक किया। मैं उम्मीद और आशा करता हूँ आपको 7th 5 ईयर प्लान समझ में आ गया होगा, जरा सा भी कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं होगी। देखो एक बार और मैं आपको थोड़ा सा समराइज तरीके से मैं आपको बताता हूँ। 7th 5 ईयर प्लान बेसिकली मिस्टर राजीव गांधी जी की लीडरशिप में था, जो कि हमारे पास अराउंड 1985 से लेकर 1990 तक था। इसका मेन मोटिव ये था कि हम अपनी कंट्री में, सॉरी, हम अपनी कंट्री को सबसे पहली बात सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी बना सके और हम एक प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे सकें और साथ के साथ अपनी टेक्नोलॉजी में हम काफी ज्यादा अपग्रेड कर सकें। बात आ रही है समझ में। इसके बाद जो फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन है उसको एक्सेलरेट कर सकें और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ा सकें, जिसके वजह से फूड फॉर वर्क प्रोग्राम के लिए हम लोग काम कर सकें। बात आ रही है समझ में। इसके बाद हमने एक ऐसा प्लान था जो कि फर्स्ट ऐसा प्लान था जिसमें हमने प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा प्रेफर किया एज कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर, और अराउंड हमारा ग्रोथ रेट की बात करें तो
2%, 5.0% का ग्रोथ रेट था, मगर हमने अचीव कितना किया? 6.01% का ग्रोथ रेट अचीव किया। फिर दो एनुअल प्लान आए, क्योंकि पॉलिटिशियन का काफी ज्यादा वॉलेटाइल सिचुएशन हो गया था, तो दो रोल मॉडल आए 8th 5 ईयर प्लान से। तो दो एनुअल प्लान आए, तो जो कि 1991 से 1990 से 1991, 1991 से 92, ये दो प्लान्स के बाद हमने एक 8th 5 ईयर प्लान को लॉन्च किया, जिसका ड्यूरेशन रहा था 1992 से लेकर 1997 तक। मेरी बात समझ में आ रही है? एक बार जल्दी से हाँ या ना में जवाब दें। अब आइए स्क्रीन पे आपके 1997 वाला, जो 1992 से लेकर 1997 का जो 8th 5 ईयर प्लान था, माय डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने है। अब उसमें हमारे पास जो लीडरशिप थे, और वो जो हमारे पास 8th 5 ईयर प्लान जो था, वो हमारे पास जो है वो किसके लीडरशिप में है? बोलो, पीवी नरसिम्हा राव के लीडरशिप में है। बोलो जल्दी से हाँ है ना? पीवी नरसिम्हा राव के हमारे पास लीडरशिप में आया, क्या है ना? जल्दी से मुझे बताइए, कम ऑन, जल्दी से बताइए, फास्ट बताइए कि अब हमारे पास जो 8th 5 ईयर प्लान जब आया, वो किसके किसके कैटेगरी में है? बताओ। पीवी नरसिम्हा राव के लीडरशिप में है। In this plan, the top priority was given to the development of human resources, employment. बात को समझो ध्यान से। Development of human resources, that is employment, education and public health. 8th 5 ईयर प्लान का एक मेन मोटिव ये था कि कैसे मतलब ह्यूमन रिसोर्सेस में ग्रोथ किया जाए, इट मींस दैट एम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ किया जाए, पब्लिक हेल्थ में ग्रोथ किया जाए और एजुकेशन में ग्रोथ किया जाए। ह्यूमन रिसोर्सेस मतलब हम लोग बोल सकते हैं क्या? एजुकेशन। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, इट मींस दैट एम्प्लॉयमेंट, समझो ध्यान से, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस मतलब एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड पब्लिक हेल्थ, दैट इज द मेन की एलिमेंट्स ऑफ द 8th 5 ईयर प्लान. During this plan, Narasimhan Rao government launched the new economic policy of the government. 1991 में आया था, हालांकि ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इस प्लान में हमारे पास पीवी नरसिम्हा राव के प्लान में हमारे पास इसी गवर्नमेंट में पीवी नरसिम्हा राव जो गवर्नमेंट थी, इन्हीं गवर्नमेंट मतलब इन्हीं गवर्नमेंट के उसमें हमारे पास एक नया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी। आप सभी को पता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वाली थी, क्योंकि उस पॉलिसी ने हमारी कंट्री को बहुत ड्रास्टिकली सिचुएशन से चेंज कर दिया था। सो अगर हम लोग बात करें, सो पीवी नरसिम्हा राव जो थे, वो हमारे पास इसके बहुत बड़े मतलब प्राइम मिनिस्टर रहे थे, जिनके मतलब ड्यूरेशन में ये लाया गया था। अच्छा, अगर हम लोग बात करें सम ऑफ द मेन इकोनॉमिक आउटकम्स ड्यूरिंग द 8th प्लान पीरियड वाज रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। इस प्लान की बात अगर हम लोग करें, सो इससे रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ आया था, हाईएस्ट एनुअल ग्रोथ रेट सो फार, और आज तक का बहुत ही हाईएस्ट जो एनुअल ग्रोथ रेट जो रहा था वो अराउंड 6.8% का था। सोचो, सबसे अभी तक जितना भी हम लोग पढ़ रहे थे अराउंड 6% तक पढ़ रहे थे, मगर इस प्लान के अनुसार जो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद हमारे पास जो एनुअल जो ग्रोथ रेट था वो 6.8% की इकोनॉमी बन गई थी। हाई ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ग्रोथ इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, improvement in trade and current account deficit, or a growth rate was achieved even through the share of the public sector in total investment has declined considerably, about 34%. बात है इसमें, a high growth rate was achieved even through the share of public sector in total investment has declined considerably to about 34%. This plan was successful and got the annual growth rate of 6.8%. आगे टारगेट कितना किया था? हमने 5.6% का टारगेट किया था, पिछले वाले में 5% का टारगेट किया था 7th में, तो इसमें हमने 5.6% का टारगेट किया था। सो ये हमारा 8th 5 ईयर प्लान का कहना है। अब मुझे बताइए 8th 5 ईयर प्लान जो है आप सभी को समझ में आया? एक बार जितने भी सभी लोग लाइव एक बार मुझे जल्दी से बताइए, कम ऑन जल्दी से बताइए, मुझे फास्ट बताइए। देखिए सर, 8th 5 ईयर जो प्लान था वो हमारे पास 1992 से 1997 तक था। जो कौन लेके आया था बताइए? पीवी नरसिम्हा राव जी के लीडरशिप में लाया गया था। मेरी बात समझ में आ रही बात? और 7th किसके? मिस्टर राजीव गांधी जी के उसमें लाया गया था। और 6th किस में लाया गया था मुझे बताइए? 7th तो मिस्टर राजीव गांधी के में, और 6th किस में लाया गया था बताइए जल्दी से बताइए। 6th जो था हमारे पास सर मोरारजी राय देसाई जी के उसमें लाया गया था, ठीक है। और 5th हमारे पास 5th और जो 4th था वो हमारे पास मिसेस इंदिरा गांधी के उसमें लाया था। और हमारे पास जो बाकी जो 1st और 2nd और 3rd थे वो मिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी के उसमें आया था। बोलो हाँ या ना? सो अगर हम लोग बात करें 8th 5 ईयर प्लान, तो हमारे पास पीवी नरसिम्हा राव जी के उसमें आया था, बट टाइम ड्यूरेशन में आया था, और इसका जो टाइम ड्यूरेशन था वो हमारे पास 1990
1992 से लेकर 1997 तक था। इसका जो मेन मोटिव था हमारे इस प्लान का वो ये था कि ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करना। हमारा जो इस 8th 5 ईयर प्लान का जो मेन मोटिव था वो ये था कि हम कैसे ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कर सके। बोलो मेरे साथ आए ना, हम कैसे ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कर सके। उस ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करना मतलब एजुकेशन प्रोवाइड करना, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना और साथ के साथ पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज को इंप्रूव करना। ये सबसे बड़ा मेन मोटिव था इस 5 ईयर प्लान का। और आपको मैं बता दूं बहुत ही खुशी की बात यह है कि इस 8th 5 ईयर प्लान में हमारे पास 1991 इन्हीं गवर्नमेंट की, मतलब ये जो गवर्नमेंट है पीवी नरसिम्हा राव जी की, इसी गवर्नमेंट में ही, इसी गवर्नमेंट के टाइम ड्यूरेशन में ही हमारे कंट्री में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आया था, जिसने हमारी कंट्री को इतने ड्रास्टिकली तरीके से चेंज किया जिससे कि हमारा जो ग्रोथ रेट जो था इस प्लान के अकॉर्डिंग 5.6% का था, मगर हमने अचीव किया 6.8% का, जो अब तक का सबसे लंबा, सबसे बड़ा, सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट था। कितना बोलो? 6.8% एनुअल ग्रोथ रेट। अभी तक एक बार भी हमने इस ग्रोथ रेट को अचीव नहीं किया था इतना, सोचिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर मैं बताऊं, इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से हमारी कंट्री में एक्सपोर्ट, साथ के साथ पब्लिक सेक्टर, साथ के साथ प्राइवेट सेक्टर, साथ के साथ हमारे जितने भी सेक्टर्स हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे लाइट सेक्टर हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे एक्सपोर्ट इंपोर्ट सेक्टर हो, चाहे हमारे पास करंट अकाउंट डेफिसिट में भी इंप्रूवमेंट आ जाना, तो ये सारा का सारा जो है वो इस 8th 5 ईयर प्लान में हमें देखने को मिला था मेरे प्यारे दोस्तों। बात आ रही है समझ में? और इस प्लान का जो हमने एक एक जो टारगेट कर रखा था वो 5.6% का टारगेट कर रखा था, मगर हमने अचीव कितना किया बोलो? 6.8% का अचीव किया। अब जितने भी सभी लोग लाइव हो, एक बार ईमानदारी से बताइए 8th 5 ईयर प्लान को जो बिल्कुल मैंने शॉर्ट में मैंने बताया, आप सभी को समझ में आया? जल्दी से बताइए हाँ या ना, जल्दी से मुझे बताइए। कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से बताइए फास्ट। जल्दी बताइए, कम ऑन जल्दी से बताइए। आप सभी को बात समझ में आई कि नहीं? चलिए कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से बताओ फास्ट, कम ऑन। सभी को बात समझ में आ गई? बताइए भी मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को 8th 5 ईयर प्लान समझ में आ गया? सो आगे बढ़े हम सभी लोग। 8th 5 ईयर प्लान समझ में आ गया तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए आगे बढ़े। देखिए अब हम लोग अगर बात करें 8th 5 ईयर प्लान के बाद 9th 5 ईयर प्लान, ठीक है?
जित तो साहब 9th 5 ईयर प्लान क्या होता है और कैसे हम लोग 9th 5 ईयर प्लान को हम लोग अचीव करते हैं, स्टार्ट करें। देखिए 9th 5 ईयर प्लान क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना, तब आपको समझ में आएगा 9th 5 ईयर प्लान देखो क्या होता है। बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट और हमारे पास जो बीजेपी के सबसे बेहतरीन, जो सबसे शानदार और जब से बहुत ही उम्दा, एकदम बहुत ही एक्सेलेंट जो हमारे जो पॉलिटिशियन थे, वो हमारे पास है मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी। और मैं कोई बीजेपी भक्त नहीं हूं, ना ही मैं कोई कांग्रेस भक्त हूं, मैं कोई भी ऐसा नहीं हूं। मैं आपको इनके किए गए कार्य, इनके बनाए गए पॉलिसीज और इनके मतलब जो भी कुछ सिस्टम था इनका, उन सभी की तारीफ मैं नहीं दुनिया का हर एक व्यक्ति जिसने पढ़ा है वो करता है। एक भी ऐसे मैंने आज तक अपनी लाइफ में पूरे ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा जिन्होंने इनके किए गए कार्य को उन्होंने क्रिटिसाइज किया हो। सो इस वजह से मैंने इस चीज को मैंने आपको समझाया, और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी इनकी जो भी बनाया हुआ जो सिस्टम था, पॉलिसीज था, आप जरूर उनको पढ़ें। आपको लगेगा कि हाँ, लीडर हो तो ऐसा हो। ठीक है, थे बहुत कम ड्यूरेशन के लिए। तो अगर हम लोग बात करें 1997 से 1992 से 1997 8th 5 ईयर प्लान था। 1997 से ही 2002 मतलब हमारे पास 5 साल का जो ड्यूरेशन था वो मिस्टर क्या नाम है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के मतलब ड्यूरेशन में आया। द मेन फोकस ऑफ द प्लान वॉज ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। अब यहां पे क्या था बोलो कि इनका जो मेन मोटिव ये था कि ग्रोथ तो करो मगर एक सोशल जस्टिस के साथ और एक इक्वालिटी के साथ ग्रोथ करो। अब एक बात मुझे बताइए, एक अमीर आदमी खूब ग्रो कर रहा है, आज अंबानी साहब मुझे बताइए, आज अंबानी साहब खूब ग्रोथ कर रहे हैं, खूब ग्रोथ कर रहे हैं। आज जितने बिल गेट्स हैं, अंबानी साहब हैं, जो मतलब जितने भी हमारे पास जो रिचेस्ट पर्सन हैं, खूब ग्रोथ कर रहे हैं। क्या वो भी ग्रोथ कर रहे हैं जो गांव एरिया में जो लोग रहते हैं, जो विलेज एरिया में रहते हैं, उनके लाइफ में कितना ग्रोथ हुआ, मुझे उस बात का तो जवाब दीजिए। आप कहेंगे सर शांत हो गया। इसका मतलब जो विलेज एरिया में जो रह रहे हैं उनके कोई ग्रोथ का कोई जवाब नहीं है। सो क्या ये इक्वालिटी ग्रोथ हुआ, इक्वल ग्रोथ हुआ क्या? रिच तो ग्रोथ कर रहा है बट क्या पुअर सेक्शन में ग्रोथ कर पा रहा है क्या? नहीं। सो इनका मतलब ये है कि रिच भी ग्रोथ करे मगर पुअर भी ग्रोथ करे, कि जो इक्वालिटी तरीके से ग्रोथ करे भाई। जो रिच एंड पुअर सेक्शन में जो ग्रोथ रेट है वो कहीं ना कहीं वो एक इक्वल परसेंटेज का ग्रोथ रेट होना चाहिए, और नहीं भी है तो कम से कम पुअर सेक्शन जो है वो ग्रोथ रेट पे जरूर होना चाहिए। ऐसा ना हो बिल्कुल स्टेबल ना हो, बिल्कुल रुका ना हो पुअर सेक्शन का ग्रोथ रेट। ठीक है, सो इक्वालिटी ऑफ ग्रोथ रेट और साथ के साथ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी हमारे पास क्या था बोलो, मेन फोकस था किनका, 9th 5 ईयर प्लान में। अब इट वॉज लॉन्च्ड इन द 50th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। अब हमारे पास अगर हम लोग बात करें लॉन्च कब हुआ था बोलो, जब हमारा जो भारत का 50th ईयर जो हुआ था हमारे पास इंडिपेंडेंस का, तब हमारे पास अराउंड देखो 47 में हमारा जो भारत आजाद हुआ था, 1947 में तो हमारा जो भारत आजाद हुआ था, और ये हमारे पास 1997 में ये प्लान आया था। तो हमारे पास पूरे भारत के आज़ादी को 50 साल हो गए थे मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे भारत देश की आज़ादी को 50 साल हो गए थे। तो उस 50 साल के आज़ादी पे हमने ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी के साथ, हमने इस प्लान के मेन फोकस के साथ हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी के ड्यूरेशन में हमने इस प्लान को रखा था। दिस प्लान फेल टू अचीव द ग्रोथ टारगेट, मगर ये प्लान जो है वो फेल हो गया। मतलब ये अराउंड 6.5% का इसका टारगेट रहा था, मगर अचीव ग्रोथ रेट ऑफ 5.6%। मतलब हमने भी सोचा था कि 6.5% का ग्रोथ रेट होगा, मगर हमने अचीव कितना किया बोलो, अराउंड 5.6% का था। बोलो जल्दी से हाँ है ना। तो अगर हम लोग बात करें 9th 5 ईयर प्लान की, तो 9th 5 ईयर प्लान का 1992 से लेकर 1997 तक था। सॉरी 1997 से लेकर 2002 तक हमारे पास 9th 5 ईयर प्लान था। और 9th 5 ईयर प्लान का सबसे मेन मोटिव ये था, ये बेसिकली मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी के ड्यूरेशन में आया था 9th 5 ईयर प्लान। और साथ के साथ अगर हम लोग बात करें 9th 5 ईयर प्लान के बाद, तो इसका जो मेन मोटिव था क्या था बोलो मेरे साथ, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी।
ग्रोथ करें सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी के साथ। और ये जब प्लान आया था तो उस प्लान में हमारे पास जो भारत का जो मतलब इंडिपेंडेंस हमारा जो हुए, हमारे पास हमारे भारत देश को इंडिपेंडेंस हुए पूरे 50 ईयर्स जो है वो उनका 50 ईयर्स का ड्यूरेशन हो गया था। हमारा जो टारगेट था वो हमारे पास 6.5% का था, बट हम अचीव जो कर पाए थे वो अराउंड 5.6% तक का अचीव कर पाए थे। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? उम्मीद और आशा करता हूँ आप सभी को बात ये परफेक्ट तरीके से समझ में आ रही होगी, जरा सा भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं है। एक बार जितने भी सभी लोग लाइव एक बार जल्दी से मुझे बताइए क्या आप सभी को 9th 5 ईयर प्लान समझ में आया? एक बार जल्दी से मुझे बताइए फास्ट। क्या आप सभी को 9th 5 ईयर प्लान सर सभी को समझ में आया? एक बार जितने भी सभी लोग लाइव हैं एक बार मुझे जल्दी से बताइए 9th 5 ईयर प्लान आप सभी को समझ में आया? एक बार जितने भी सभी लोग लाइव हो एक बार जल्दी से मुझे बताइए, कम ऑन जल्दी से बताओ फास्ट। 9th 5 ईयर प्लान मेरे प्यारे दोस्तों, माय डियर स्टूडेंट्स, हमने 9th 5 ईयर प्लान समझ में आया? कम ऑन जल्दी से बताइए फास्ट। तो हमारे पास जो 9th 5 ईयर प्लान था अराउंड 6.5% का था, मगर हम अगर बात करें जो ग्रोथ रेट था अराउंड हमारे पास 5.6% का रहा है। किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत हो कोई परेशानी हो तो आप लोग मुझे जरूर बताएं, जैसा कि मैं उम्मीद और आशा करता हूं आप सभी को ये बात ये कॉन्सेप्ट आप सभी को पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। जल्दी से मुझे बताइए, कम ऑन जल्दी से बताओ फास्ट बताइए मेरे माय डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से बताइए फास्ट बताइए। सो अगर हम लोग आगे बात करें 13th का, सो हमारे पास जो 10th 5 ईयर प्लान देखो क्या है। हमारे पास जो 10th 5 ईयर प्लान है इसको हमें देखना है, इट्स ड्यूरेशन वाज 2002 से लेकर 2007 तक। हमारे पास जो 13th जो मतलब हमारे पास जो 10th 5 ईयर प्लान है वो हमारे पास कब से कब तक का है? 10th 5 ईयर प्लान हमारे पास 2002 से लेकर 2007 तक का हमारा जो है वो ड्यूरेशन किसका है? बोलो जल्दी से। 10th 5 ईयर प्लान का रहा है। बोलो जल्दी से हाँ है ना? कम ऑन जल्दी से बताओ फास्ट। एक सेकंड रुकिए, मेरी आवाज प्रॉपर तरीके से आ रही है नहीं आ रही, एक बार मैं चेक कर लूं। देखिए जी साहब, हमारे पास जो है जो 10th 5 ईयर जो प्लान था उसका जो सिचुएशन था 2002 से 2007 तक, ये भी हमारे जो लीडरशिप थे वो हमारे मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी एंड मनमोहन सिंह दोनों के लीडरशिप में आया। देखिए, सो जो 10th 5 ईयर प्लान था माय डियर स्टूडेंट्स हमारे 2002 से लेकर 2007 तक आया था। ये मिस अंडर द लीडरशिप ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी एंड मिस्टर मनमोहन सिंह की उसमें। और इसका जो मेन मोटिव जो था मेरे प्यारे दोस्तों वो क्या था? दिस प्लान एम टू डबल द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। देखिए क्या कि जो 10th 5 ईयर प्लान का जो मेन मोटिव ये था कि हम अपने पर कैपिटा इनकम को क्या कर दें? बोलो डबल कर दें। क्या क्या था? बोलो जल्दी से। हम अपने पर कैपिटा इनकम को डबल कर दें अंडर द नेक्स्ट 10 ईयर्स में। इट ऑल्सो एम टू रिड्यूस द पोवर्टी रेशियो ऑफ 15% बाय 2012। हमारा एक मेन मोटिव ये भी था कि हम पोवर्टी को 2012 तक 15% से हम लोग क्या कर देंगे? बोलो उसको रिड्यूस कर देंगे। मतलब जितने भी लोग जो पोवर्टी के सिचुएशन में जो जी रहे हैं उनको हम लोग 15% से हम उनको निकाल के एक नॉर्मल लाइफ में लेके आ जाएंगे, पोवर्टी से उनको हटा देंगे। Its growth target was around 8%, but it's achieved around 7.6%। बात आ रही है समझ में? 7.6% ही हम अचीव कर पाए, मगर ग्रोथ टारगेट हमारा अराउंड 8% का रहा था। देखिए प्यारे दोस्तों, अगर हम लोग बात करें 10th 5 ईयर प्लान की, तो 10th 5 ईयर प्लान का सिर्फ एक मोटिव था। क्या? कि हम अच्छा सबसे पहले ये 10th 5 ईयर प्लान जो हमारे पास सर अटल बिहारी वाजपेयी और सर मनमोहन सिंह, सर डॉक्टर मनमोहन सिंह भी बहुत सैल्यूटेबल इकोनॉमिस्ट रहे हैं। इतना शातिर दिमाग, इतना शातिर मतलब कॉन्सेप्ट उनके शायद ही किसी को होंगे, मतलब बहुत ही बेहतरीन हमारे सर डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं। और मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि आपको ये मतलब इनके जो कार्यकाल जो था वो हालांकि जैसा भी रहा है मगर इन पे मैं पूरा भरोसा करता हूं। ये बहुत ही मतलब अपने आप में ज्ञाता है, ये बात आप सभी को मैं बता दूं पहले ही। बात आ रही है समझ में?
अगर हम लोग बात करें, देखो ध्यान से, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें 10th 5 ईयर प्लान की, तो सर 10th 5 ईयर प्लान हमारे पास सर अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर मनमोहन सिंह के कैट उसमें ड्यूरेशन में आया था। और इनका मेन मोटिव ये था कि हम कैसे करके, देखो इनका मेन मोटिव ये था कि हम कैसे भी करके हम अपने इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है उसको क्या कर दें, बोलो डबल कर दें। बात आ रही समझ में। और हमारा मेन मोटिव ये था कि 2012 तक मतलब नेक्स्ट 10 सॉरी आई एम रियली वेरी सॉरी नेक्स्ट 10 सालों के अंदर हम अपने भारत देश के हर एक व्यक्ति की जो पर कैपिटा इनकम है, जो हर प्रति व्यक्ति जो आय है, उसको हम लोग क्या कर दें, बोलो प्यारे दोस्तों, उसको हम लोग डबल कर दें। साथ के साथ हम अब पॉवर्टी को 15% से रिड्यूस कर दें, और साथ के साथ जो ग्रोथ रेट था अराउंड 8% का था, मगर हम जो अचीव जो कर पाए थे वो हम लोग 7.6% का ग्रोथ रेट अचीव कर पाए थे। बोलो मेरे साथ आए ना, मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी लोगों को। तो 10th 5 ईयर जो प्लान था, 10th 5 ईयर प्लान का सिर्फ एक मोटिव था, 2002 से लेके सबसे पहली बार 2007 तक आया था मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी और सर डॉक्टर मनमोहन सिंह के ड्यूरेशन में। इनका मेन मोटिव था कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में इनका मेन मोटिव था कि हम पर कैपिटा इनकम जो है उनको हम क्या कर दे, बोलो डबल कर दे। तो 10 से 10 याद रखना, नेक्स्ट 10 ईयर में हमने पर कैपिटा इनकम क्या कर देना है, बोलो डबल कर देना है, और पॉवर्टी को अराउंड 15% से रिड्यूस कर देना है। और साथ के साथ इनका मेन मोटिव ये भी था कि जो ग्रोथ रेट था अराउंड 8% का टारगेट किया था उन्होंने, मगर अचीव कितना कर पाए थे, सब 7.6% जो है वो ग्रोथ रेट अचीव कर पाए थे। बोलो मेरे साथ आए ना, बात आ रही सन में। हमारा 10th 5 ईयर प्लान, 11th 5 ईयर प्लान मेरे प्यारे दोस्तों 2007 से लेकर 2012 तक था। हमारे पास जो सेकंड लास्ट जो हमारे पास जो सेकंड लास्ट जो 5 ईयर प्लान था, 11th 5 ईयर प्लान, वो हमारा जो था ड्यूरेशन उसका 2007 से लेकर 2012 तक था। इनका जो 5 ईयर प्लान का जो कैटेगरी थी अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह के लीडरशिप में ये प्लान लॉन्च किया गया था 2007 से लेकर 2012 तक। इट वाज प्रेजेंटेड बाय सी रंगाराजन। सी रंगाराजन भी एक हमारे जो गवर्नर रह चुके हैं, ठीक है। तो सी रंगाराजन जी ने इस 5 ईयर प्लान को प्रिपेयर किया था। सो 11th 5 ईयर प्लान को अगर आपसे ये कोई क्वेश्चन पूछे कि हु प्रिपेयर्ड द 11th 5 ईयर प्लान, सो आप क्या बोलोगे, बोलो सी रंगाराजन जी। किन्होंने प्रिपेयर किया था, बोलो सी रंगाराजन जी ने। इट्स मेन थीम वाज रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। मेरी बात आ रही है समझ में। इसका मेन थीम क्या था, मेन थीम ये था कि रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, मतलब बहुत ही फास्टर ग्रोथ, रैपिड ग्रोथ एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ था वो किसका, बोला 11th 5 ईयर प्लान का था। इट अचीव्ड अ ग्रोथ रेट ऑफ 8% अगेंस्ट अ टारगेट ऑफ 9% ग्रोथ। समझे ध्यान से, इट अचीव अ ग्रोथ रेट ऑफ 8% अगेंस्ट अ टारगेट ऑफ 9% ग्रोथ। मतलब हमने टारगेट किया था कि 11th 5 ईयर प्लान का जो टारगेट रहा था वो हमारे पास 9% का था, मान हम लोग अचीव कितना कर पाए थे, सिर्फ 8% का अचीव कर पाए थे। देखिए बेसिकली जो हमारे पास 11th 5 ईयर प्लान आया था वो सर डॉक्टर मनमोहन सिंह के ड्यूरेशन में आया था। अगर हम लोग बात करें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के ड्यूरेशन में आया तो था, बट इसको प्रिपेयर सी रंगाराजन जी ने किया था, ठीक है। प्रिपेयर जो है वो 11th 5 ईयर प्लान को सी रंगाराजन जी ने किया था। और मेन मोटिव क्या था, रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। मतलब क्या कि रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ था हमारे पास, मतलब हम अपनी इकोनॉमी को बहुत रैपिडली तरीके से ग्रोथ करें, बहुत फास्टर तरीके से अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ कर सकें, बस, ठीक है। और साथ के साथ अगर हम लोग बात करें, टारगेट तो था हमारे पास 9% का, 8% हम लोग इस ग्रोथ रेट को हम लोग अचीव कर पाए थे, ठीक है। सो अगर हम लोग बात करें 12th 5 ईयर प्लान की, माय डियर स्टूडेंट, 12th 5 ईयर प्लान भी हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह के लीडरशिप में आया था, जो कि 2012 से लेकर 2017 तक था, जो कि अभी बीच में भाई 2014 में ही हमारे जो है मोदी जी आ गए थे, मगर भले ही आ गए थे 2014 में, मगर उन्होंने 5 ईयर प्लान को एलिमिनेट नहीं किया था, उन्होंने चलते रहने दिया था। तो 2012 से लेकर 2017 तक का जो 12th 5 ईयर प्लान, जो लास्ट 5 ईयर प्लान था वो था। और इट्स मेन थीम वाज था क्या, फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ था। उसका क्या था, बोलो रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ था, बट इनका क्या था कि फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। मतलब हमारा जो देश था वो सस्टेनेबल ग्रोथ करना चाहिए। सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब होता है क्या कि हम अपने देश को ग्रो तो करें, हम अपने देश कंट्री का डेवलपमेंट तो करें, हम कंट्री को ग्रो तो करें, मगर इस तरीके से ग्रो ना करें मेरे प्यारे दोस्तों, जिससे कि आने वाली जो जनरेशन है ना, वो उसको नेचुरल रिसोर्सेस मिले ही नहीं और उसको बड़ी परेशानी हो अपनी डेली इसेंशियल को पूरा करने के लिए।
मेरी बात समझ पा रहे हो कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज का इस प्रकार उपयोग ना करें जैसे कि आने वाली जनरेशन को हम नेचुरल रिसोर्सेज उनको उन तक छोड़े ही ना। ग्रोथ करें बट नेचुरल रिसोर्सेज को सस्टेन करके बचा के, जिससे कि नेक्स्ट जनरेशन हमारी क्या कर सके, बोलो वो उसको आगे यूज आउट कर सके। सो इट्स मेन थीम क्या था, इज फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ था। इट्स ग्रोथ रेट वाज टारगेट अराउंड 8%। मतलब क्या, जिसका जो ग्रोथ रेट था वो कितना टारगेट किया था, बोलो हमने 8% का टारगेट किया था। बोलो मेरे साथ आए ना। अब एक जो अगर हम लोग बात करें 8th 5 ईयर प्लान, सॉरी 12th 5 ईयर प्लान का, 12th 5 ईयर प्लान अगर मैं रिकैप कराऊं आप सभी को, 12th 5 ईयर प्लान, अच्छा बताइए 12th 5 ईयर प्लान समझ में आए, बताइए जल्दी से फास्ट। देखिए 12th 5 ईयर प्लान की बात करते हैं तो 12th 5 ईयर प्लान का जो ड्यूरेशन रहा था वो हमारा अराउंड था 2012 से लेकर 2017 तक। जो 12th 5 ईयर प्लान का जो था हमारे पास अराउंड 2012 से लेकर 2017 था, मिस्टर मनमोहन सिंह की प्लान, मिस्टर मनमोहन सिंह की ड्यूरेशन में। और हमारा जो इनका जो मेन मोटिव जो था वो था हमारे पास फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। इनका जो मेन मोटिव क्या था, बोलो कि फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ था। बात आ रही समझ में, हम लोग बोल सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो था या फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ जो था वो 12th 5 ईयर प्लान का मेन मोटिव था। इसका जो टारगेट रेट रखा था वो अराउंड 8% रखा गया था। आइए देखते हैं, फॉर अ लॉन्ग टाइम देयर हैड बीन अ फीलिंग दैट फॉर अ कंट्री एज डाइवर्स एंड बिग एज इंडिया, ठीक है। और बहुत दिनों के बाद हमने देखा क्या कि हमारी जो कंट्री है वो कंट्री ने फील भी किया कि बहुत अपनी कंट्री को हमने बहुत बड़े तरीके से डाइवर्स भी कर दिया है और हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सेंट्रलाइज तरीके से प्लानिंग भी किया है। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग कुड नॉट वर्क बियॉन्ड अ पॉइंट ड्यू टू इट्स वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, ठीक है, कि सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग कुड नॉट वर्क बियॉन्ड अ पॉइंट, ठीक है, ड्यू टू इट्स वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, ठीक है। Therefore, the NDA government has dissolved the Planning Commission, which was replaced by the Niti Aayog. Thus there was no 13th 5 year plan. However, 5 year plans, 5 year defense plans was made. ठीक है, 5 year defense plan was made. It's important to note that the document of the Niti Aayog has no financial role. ठीक है, दे आर ओनली पॉलिसी गाइड मैप्स ऑफ द गवर्नमेंट्स। बात है समझ में, इनका कोई भी अच्छा देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द 5 ईयर प्लान, द 5 ईयर डिफेंस प्लान वाज मेड। जो 5 ईयर जो था वो डिफेंस प्लान से बनता था। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द डॉक्यूमेंट्स ऑफ नीति आयोग हैज नो फाइनेंशियल रोल। मतलब क्या कि सिर्फ वो प्लान बना के दे देंगे, उनको पैसा से कोई मतलब नहीं है। वो बता के दे देंगे भैया कि पॉवर्टी की कमी इतनी है, अनएम्प्लॉयमेंट की कमी इतनी है, ऐसे 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 और करोगे तो दूर हो जाएगा। तो नीति आयोग का सिर्फ काम ये है कि डायरेक्शन दे देना कि और प्लान्स बना के दे देना, ठीक है। डॉक्यूमेंट ऑफ नीति आयोग हैज नो फाइनेंशियल रोल, दे आर ओनली पॉलिसी गाइड मैप्स ऑफ द गवर्नमेंट। सिर्फ वो क्या है, बोलो पॉलिसी गाइड करेंगे कि कैसे हमें मैपिंग के थ्रू हमें कंट्री के जो भी सिचुएशन को ठीक करना है। The 3 year action plan only provides a broad roadmap to the government and does not outline any scheme or allocation, and it has a no financial power. मतलब क्या कि जो नीति आयोग का काम क्या है कि सब 3 years का एक्शन प्लान करना, कि भाई उन्होंने रोड मैप दे दिया। फॉर एग्जांपल कि एक उन्होंने दे दिया कि भाई कि हमारे पास जो है हर एक घरों में बिजली पहुंचनी चाहिए। तो बिजली कैसे पहुंचेगी उसका उन्होंने हर एक घर में रोड मैप, सॉरी हर एक 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 रोड मैप दे दिया गवर्नमेंट को, ऐसे 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 करोगे तो बिजली पहुंच जाएगी। तो वो एक 3 years का एक एक्शन प्लान वो बना के देंगे, ठीक है। वो कौन देगा, बोलो नीति आयोग। उनका कोई भी फाइनेंशियल मतलब नहीं था कि भाई वो उनको पहले पैसा दोगे, पैसा देने के बाद उसमें इतना पैसा लगेगा तो उसमें इतना पैसा लगेगा, तो उनको पैसा दोगे तो पैसे को रीअलोकेट करेंगे, ऐसा कुछ भी उनका मोटिव नहीं था। The 3 year action plan only provides a broad roadmap to the government and does not outline any schemes, ठीक है, does not outline any schemes or allocation as it has no financial powers, ठीक है। बात है समझ में, और किसी भी स्कीम में
पैसा नहीं लगाएंगे नीति आयोग वाले, ध्यान रखना। Since it does not require approval by the union cabinet, its recommendation are not binding on the government। बात है समझ में? देखो होता क्या है, नीति आयोग अपना रोड मैप देती है कि आप इस तरीके से काम कर लीजिए तो बहुत अच्छी बात होगी। बात को समझना ध्यान से, नीति आयोग एक रिकमेंडेशन देती है, नीति आयोग एक मतलब रिकमेंड करती है, उसको सजेस्ट करती है हमारे गवर्नमेंट को कि आप चाहें तो इस तरीके से इस चीज को ठीक कर सकते हैं, मगर जरूरी नहीं है कि उसको यूनियन कैबिनेट उसको अप्रूव कर दे। अगर उसको लग रहा है तो अप्रूव करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। सो इट डजंट रिक्वायर अप्रूवल बाय द यूनियन कैबिनेट। बात है इसमें, मतलब बात को ध्यान से समझना कि इट डजंट रिक्वायर अप्रूवल ऑफ यूनियन कैबिनेट, इट्स रिकमेंडेशन आर नॉट बाइंडिंग बाय द गवर्नमेंट। मतलब कि भाई बेसिकली यूनियन कैबिनेट का अप्रूवल इसको नहीं चाहिए होता है, क्योंकि ये बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा बाइंडिंग नहीं होता है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी, होपफुली आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो देखो, फॉर अ लॉन्ग टाइम देयर हैड बीन अ फीलिंग दैट फॉर अ कंट्री। अच्छा बताओ, पहली बात समझ में आया कि नहीं है? एक बात मुझे बताइए, पैराग्राफ समझ में आया सभी को? कम ऑन, जल्दी से मुझे बताइए फास्ट। देखिए, फॉर अ लॉन्ग टाइम देयर हैड बीन अ फीलिंग दैट अ country as diverse and big as India, centralized planning could not work beyond a point of time। बिल्कुल सही बात है। टू इट्स वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, ठीक है। अच्छा, वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, ठीक है। देयरफॉर द इंडिया गवर्नमेंट हैज डिसॉल्व्ड द प्लानिंग कमीशन व्हिच वाज रिप्लेस्ड बाय द नीति आयोग, thus there was a no 13-5। और इसलिए जब नीति आयोग आ गया तो इस वजह से इसलिए 13-5 ईयर प्लान नहीं है, बट डिफेंस में हमेशा आता था 5 ईयर प्लान्स। और इट वाज इंपॉर्टेंट नोट दैट डॉक्यूमेंट्री ऑफ नीति आयोग हैव नो फाइनेंशियल रूल्स। इस डॉक्यूमेंट्री का जो था वो हमारे पास कोई भी फाइनेंशियल रूल नहीं था। दे आर ओनली पॉलिसी गाइड मैप्स ऑफ द गवर्नमेंट। सिर्फ नीति आयोग से पॉलिसी गाइड थे। द 3-year action plan only provides a broad road map to the government and does not outline any schemes or allocation। It has no financial powers। और उसके बाद क्या था बोलो, उनके पास कोई भी फाइनेंशियल पावर नहीं था। Since it doesn't require approval by the union government, ठीक है, यूनियन कैबिनेट, उनको कोई भी मतलब ऐसा जरूरी नहीं था कि भाई अगर कुछ भी दे दिया तो वो अप्रूव हो जाएगा यूनियन कैबिनेट में, नहीं। वो एक रिकमेंड करते हैं नीति आयोग वाले कि ऐसा रोड मैप के साथ आप लोग हम लोग काम कर सकते हैं। कोई बाइंडिंग नहीं है, रिकमेंडेशन आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। बात है इसमें, गवर्नमेंट पे कोई बाइंडिंग नहीं है कि आपको ये जो नीति आयोग ने दिया है उसको आपको मानना ही पड़ेगा। सो मेरे प्यारे दोस्तों, ये कुछ पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट था हमारा 5 ईयर प्लान का। मैं उम्मीद और आशा करता हूं आप सभी को ये पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट 5 ईयर प्लान का समझ में आ गया होगा। आप सभी लोग वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें, लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सो जैसा कि आप सभी को पता है, प्लस आइकॉनिक 2 वेरिएंट में हमारे पास सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। आप सभी लोग पर्सनल गाइडेंस के साथ, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल एक्सपर्ट की गाइडलाइंस के साथ टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस कर सकते हैं। और अगर हम लोग आगे बात करें तो ये हमारे पास कुछ सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है प्लस आइकॉनिक के। आप सभी लोग इन प्लस आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं। आइकॉनिक में हमारे पास 50,000 का कोर्स है, जिसमें आपको 5,000 के डिस्काउंट के साथ आपको 45,000 का पड़ेगा, मगर 24 मंथ्स का जो कोर्स है आपका, प्लस में आपको वो 20,000 का कोर्स है, जिसमें 2,000 के डिस्काउंट के साथ आपको ये 18,000 का पड़ेगा। मगर उसके लिए आपको ये जो कोड लिखा हुआ है SUCHIT 10, आपको इस कोड का जरूर इस्तेमाल करना होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप इस कोड का जरूर इस्तेमाल करें। मैं उम्मीद और आशा करता हूँ आप सभी को बात समझ में आ गई होगी, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप सभी का इस वीडियो में लगातार बने रहने के लिए। और मैं उम्मीद और आशा करता हूँ आपको पूरे 12th 5 ईयर प्लान जो है वो समझ में आ गए होंगे। और अब हम लोग अगली क्लास में भी ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंटरेस्टिंग फैक्ट आप सभी लोगों के लिए लेके आएंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट, काफी इंटरेस्टिंग होगा। सो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय फॉर टुडे, बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।